कहानी कुर्सी की में अब हम बात करेंगे इंडिया अलायंस में क्या किसी नए दल के आने की कोई गुंजाइश है। सबसे ज्यादा चर्चा मायावती की है। मायावती इस अलायंस का हिस्सा बनेंगी या नहीं बनेंगी, और मायावती अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है तो फिर यूपी की 80 सीटों के सामने क्या 80 सीटों पर बीजेपी के सामने कुछ चुनौती रह जाएगी। तो ये सवाल लगातार बना हुआ था और ये खबरें पिछले दिनों चल रही थी कि मायावती से बातचीत शुरू हो गई है, उनसे संपर्क साधा गया है, उन्होंने शर्त रख दी है कि वो 40 सीट लेंगी, 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। सारी बातें आई। अब इस पर मायावती जी का भी क्लैरिफिकेशन आ गया, लेकिन उनसे पहले लालू यादव भी बोल पड़े। तो लालू यादव की बात आप सुनिए जरा। अब मुंबई पहुंचने के बाद लालू यादव क्या बोले हैं। पहले तो वो नैरेटिव पकड़ने वाला बयान था कि नरेंद्र मोदी की गर्दन पर चढ़ना है। अब यहां पहुंचने के बाद अलायंस के बारे में उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। कल इंडिया का क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा रहेगा अब आगे का तैयारी करें हम लोग। चुनाव नजदीक आ रहा है, कैंडिडेट तय करना है तो सब जगह करके वर्कआउट करना। कन्वीनर के रहेंगे नीतीश जी की खड़गे जी? अब कल तय होगा। 24 की तैयारी हो गई है लालू जी। 24 में मजबूती से इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगी, पटकनी दे देगी बीजेपी को। पूरा दे चुका है। तब तक मोदी जी परेशान है। कोई रेजुलेशन भी बनने जा रहा है माइनॉरिटी को लेकर, जॉब्स को लेकर कि रोजगार बने, माइनॉरिटीज पर हमला कम हो। मायावती जी को साथ लाने की कोशिश हो रही थी, अभी ट्वीट करके वो कहीं कि हम नहीं साथ में रहेंगे इंडिया के। हाँ, हम लोग बुला रहे हैं। तो देखा उन्होंने अपने अंदाज में जवाब दिया। कहाँ हमने बुलाया, मतलब हमने मायावती जी को तो बुलाया ही नहीं है। कहाँ, किस चक्कर में आप लोग पड़े। मायावती जी ने लेकिन जिस तरीके से इनकार किया इस गठबंधन में आने से, वो आप लोग देखिए जरा। मायावती जी कह रही हैं कि एनडीए व इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक आगे वगैरह 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 अगर वाले पार्टियां हैं, और इनके खिलाफ तो बीजेपी हमेशा से संघर्षरत रही है। इनसे गठबंधन करने का, चुनाव में उतरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मीडिया पर भी उन्होंने अपनी नाराजगी निकाली कि आप मीडिया फेक न्यूज़ ना फैलाए। इसके अलावा जो है वो बार बार ये भी कह रही हैं कि हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। और मायावती जो है वो ये भी कह रही हैं कि वैसे तो बीएसपी से गठबंधन करने के लिए सभी लोग बहुत आतुर हैं, हमसे सब लोग गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करने पर ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा व्यवहार करने लगते हैं। इसमें वो किसी को नहीं बख्श रही, ना भाजपा को, ना कांग्रेस को, ना किसी और को। अब इसके अलावा उन्होंने अपने पूर्व विधायक सहारनपुर के इमरान मसूद, उनको भी आड़े हाथों लिया है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में चले गए हैं। इमरान मसूद की बात आगे डिटेल में करेंगे। तो मायावती इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं होने जा रही है, ये बात अब साफ हो गई है। दोनों तरफ से कंफर्म हो गई। लालू यादव ने भी कह दिया हमने नहीं बुलाया, मायावती ने भी कह दिया हम तो जाना ही नहीं चाहते थे। तो अब इसका क्या मतलब? मायावती जी अब के लिए डोर क्लोज, पहले तो ये बात, अब ये तो डोर क्लोज, ये कहानी दोबारा नहीं खुलेगी, लेकिन ये डोर क्लोज ही था। यदि आप मायावती जी को और उनके पूरे पॉलिटिकल सफर को देखें तो वो कभी भी, ये 2019 में जो गलती वो खुद मानती हैं कि एसपी बीएसपी का अलायंस हुआ, इसके अलावा वो कभी भी प्री पोल अलायंस नहीं करती, क्योंकि प्री पोल अलायंस में वो समझते हैं कि आपके ऊपर चढ़ जाता है दूसरा आदमी। पोस्ट पोल अलायंस में उनकी शर्तों पर चला जाता है हमेशा, तो इसलिए वो पोस्ट पोल अलायंस प्रेफर करते हैं। और इन बयानों का मतलब नहीं है पोस्ट पोल मतलब 2024 के चुनावों के बाद किधर उनकी ज़रूरत होगी वो वहाँ जा सकती हैं, और इसमें आप हमेशा मानिएगा कि वो सत्ता के साथ जाएंगी। नहीं, वो पोस्ट पोल तो सर देखिए ठीक है। हाँ। वो तो उस वक्त तो जो नहीं जाती, जिसको जहां जगह दिखेगी या मौका दिखा जाएगा। प्री पोल में जैसे ये हो गया, प्री पोल अलायंस में फायदा, और फिर अखिलेश जहां पर होंगे, अभी माहौल तो अभी बनाना है ना। नहीं, लेकिन मायावती बड़ी लीडर है, आती अलायंस के अंदर, अब थोड़ा और रॉक। मायावती को यदि आप दलित प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करते और बात होती कि भाई दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो शायद वो आ जाती। इससे कम पर वो नहीं आती। वो मुख्यमंत्री भी सबसे कम सीटों पर भी मुख्यमंत्री अलायंस में तब जाती है जब मुख्यमंत्री बनाया जाता है। और यदि पिछला सफर देखें तो हमेशा बीजेपी ने उनको मदद की है। बीजेपी से उनके साथ कभी घाटे का सौदा नहीं रहा। अरे बहुत लोग मानते हैं इस बार वो बीजेपी की मदद कर रही हैं। बात सही है? बीजेपी की मदद कर रही है कि नहीं कर, इंडिया में नहीं गई है तो एक इनडायरेक्ट मदद तो हो सकती है ना बीजेपी की। यदि वहां पर वो अलायंस में होती, कितना फायदा होता नहीं होता ये भी अभी फिर बात करेंगे हम कि भी एसपी बीएसपी ने भी क्या कमाल कर दिया मिलके, लेकिन कुछ तो फर्क पड़ता ही। और जैसे आप कह रहे हैं कि उसका परसेप्शन में फर्क पड़ता है कि बीएसपी एसपी आ गए, लेकिन वो पॉलिटिकल फायदे में देखेंगे तो बीजेपी ने उनको हमेशा मदद की है
और उन्होंने हमेशा डिच भी किया है उनको। लेकिन उत्तर प्रदेश की दो बड़ी पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, उसमें से बीजेपी हमेशा बीएसपी को प्रेफर करेगी। वो समाजवादी पार्टी के साथ तो सवाल ही नहीं होता। तो बीएसपी अकेली बस्ती है जो उनके साथ जा सकती है। और जब अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ जाते हैं तो बीएसपी के पास तो जगह बीजेपी के लिए कुल मिलाकर ये अच्छी खबर है कि भाई ये चीज क्लियर हो गई। वैसे तो बीजेपी को पहले से पता रहा होगा, लेकिन ये सही है कि भाई अब कुछ ये अलायंस नहीं होने जा रहा, मायावती जी का इंडिया में जाने का कोई सिलसिला नहीं बन रहा है, तो अच्छी खबर है बीजेपी के लिए। नहीं, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा एक इस तरह से भी देखना चाहिए कि कहते हैं ना कि खेल शुरू होने के पहले ही कुछ बिगड़ सा गया। अब मुंबई की बैठक होनी थी, खूब जमकर चला कि मायावती जी आ सकती हैं, एक खबर चलाई गई कि अकाली दल आ सकता है, पहले तुक्का मारा गया कि एनडीए के कुछ सहयोगी आ सकते हैं, फिर कहा गया कि मायावती जी से बात हो गई है। अब इस सब के बीच में मायावती ने जिस तरह से लिखा है उसको ठीक से पढ़ा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो उनकी जो राजनीति है वो इसी तरह से बोलती रही है, उसके बाद गठबंधन में भी चली जाती है, उनकी सरकार भी बन जाती है। लेकिन 19 में जब वो समाजवादी पार्टी के साथ गई तो भारतीय जनता पार्टी का वो नुकसान किया उन्होंने जिसकी कल्पना नहीं थी। उनको भी फायदा हुआ, उनके भी सांसद बने, लेकिन सोचिए जो भारतीय जनता पार्टी 2014 में 71+2 थी, 73 थी, सिर्फ 7 बच गए थे, 5 मुलायम सिंह यादव के परिवार के, 2 गांधी परिवार के, इसके अलावा कोई था ही नहीं। और वही भारतीय जनता पार्टी 19 में आके 62+2 रह जाती है, और उसमें 10 मायावती, 5 अखिलेश और 1 रह जाते हैं वो सोनिया गांधी। इसका मतलब यह है कि कौन है जो डिफरेंशिएटर के तौर पर, कौन बदल सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति। और आप अगर एक चीज और देखें तो बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, 3 राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कह रहे हैं कि कुछ तो घटेगी भाई, एनडीए बदल गया है, डायनेमिक्स बदल गया, तो कहते हैं कि करीब 1 दर्जन सीटें या 18-20 सीटें ऐसे नुकसान हो सकता है। और एक अकेला राज्य है उत्तर प्रदेश जो कह रहे हैं कि अकेले अगर ठीक हो गया तो 64 से 70, 10, 80 यानी 1 दर्जन से अधिक सीटों का फायदा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो डेंट इस गठजोड़ को हुआ है वो आज मायावती के बयान से हुआ। अगर ये नहीं होता, अगर ये तुक्का नहीं फेंका गया होता, अफवाह नहीं फैलाई गई होती, तो शायद ये भी चलता कि मायावती जी आ सकती हैं, मायावती शायद नहीं बोलती। लेकिन अब बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने कह दिया, और ये उस गठजोड़ के लिए बहुत धक्के वाली बात है। शुरुआत से पहले मुंबई बैठक, मायावती एक बड़ी ताकत है। मायावती अगर यूपी में इस इंडिया अलायंस में होती, आपका मानना है जो 14 और 19 का अंतर हुआ वो मायावती की वजह से था केवल 100%। और एक चीज और मैं जोड़ दूं, और वो नुकसान बड़ा होता, भाजपा नुकसान बड़ा होता। और एक चीज और मैं जोड़ दूं, देखिए मायावती वो नेता है, जैसे अभी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ गए और शिक्षा स्वास्थ्य पे सवाल खड़ा कर दिया, मध्य प्रदेश चले गए, राजस्थान भी जाएंगे। अरविंद जी कह रहे हैं, डरा रहे हैं कि हम देखो आएंगे तो हमारी ताकत देखना। मायावती की ताकत देखी दिखाई है, छत्तीसगढ़ में देखी दिखाई है, मध्य प्रदेश में देखी दिखाई है, और राजस्थान में तो जो ये सरकार चल रही है अशोक गहलोत की, अगर मायावती के 6 विधायक नहीं जीते होते बसपा के टिकट पर, जिनको कांग्रेस ने खा लिया था, मतलब उदरस्त कर गई, पता नहीं चला कहां गए वो विधायक, ऐसे में जो मायावती प्रभाव डालेंगी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उस गठजोड़ के खिलाफ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। राजस्थान में मायावती जी के जो भतीजे हैं, उनके भाई के लड़के आकाश आनंद, वो वहां यात्रा निकाल रहे हैं और माना जा रहा है कि उसमें भीड़ भी आ रही है। और जैसा अभी हर्षवर्धन जी ने बताया, बात सही है कि इन राज्यों के अंदर बसपा का एक प्रभाव रहा है, विधायक उनके जीत करके आते रहे हैं। तो इन राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी को बसपा की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है, और केंद्र की बात तो अभी हुई। देखिए, राजनीति तो आपको अपनी ही शर्तों पर करनी चाहिए, और उनकी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यदि आप 2019 का आप देखेंगे और 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव, दोनों को आप देखेंगे तो बीएसपी के वोट बैंक में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है। जो 22 में अंतर आया वो उतना ही अंतर आया कि जो मुस्लिम वोट था बीएसपी का, वो छिटक करके सीधे जो है वो समाजवादी पार्टी के पास चला गया, और वही समाजवादी पार्टी का जो है वो वोट प्रतिशत जो है उतना ही बढ़ा जितना कि इधर मुस्लिम वोट बैंक जो है वो छिटक करके समाजवादी पार्टी के साथ गया था। तो कहीं ना कहीं वो अपने वोट बैंक को रिटेन तो की हैं। अब इसका असर क्या पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में यदि बीएसपी निकल जाती है, बीएसपी नहीं इस गठबंधन के साथ होती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता बहुत आसान हो जाएगा यहाँ पे।
दूसरा ये हो सकता, दूसरा जो राज्यों के आने वाले चुनाव हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ में तो उनका उतनी पकड़ नहीं है, लेकिन राजस्थान और खास करके मध्य प्रदेश, इन दो राज्यों में उनकी पकड़ है। एक समय ऐसा था कि 13 विधायक तक मध्य प्रदेश में उनके बीएसपी के आए थे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि विधानसभा में भी मुझे लगता है कि कांग्रेस को इससे हानि होगी, और संभवतः इसका क्या पता भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी किसी न किसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग भी हो। ये इसकी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। नहीं, आज से नहीं है, पहले से चलती आ रही है। मैं कह रहा हूं इस राजनीति में ऐसी समझ होती है, मतलब इसमें इसको कोई आप इसे दरकिनार नहीं कर सकते हैं। यदि कोई कह दे कि कल जाकर के पश्चिम बंगाल के अंदर ऐसे भी चर्चाएं चली थी कि भाई ममता बनर्जी बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग कर सकती हैं, तो कई बार तो ऐसी भी चर्चाएं चल जाती हैं, रूमर्स ऐसे भी चल जाते हैं। वो वाली फोटो तो बड़ी चर्चित हुई थी ना, जो हेमंत शर्मा, जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी गेस्ट हाउस में मिले थे। हाँ। तो बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई थी, और उसके कई अर्थ निकाले गए। हर चुनाव की अपनी एक इक्वेशन होती है, उसमें कौन कहां फिट बैठता है। बिल्कुल। लेकिन मायावती फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक, उत्तर प्रदेश के माने एक परसेप्शन को लेकर के भी एक बहुत बड़ा दलित चेहरा है, और यदि आप उनसे गठबंधन से आप उनको बाहर रखते हैं, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया लालू जी ने, वो कतई सम्मानजनक भाषा नहीं है। मायावती, उनको बुलाया ही कहाँ है, यानी कि आप दलितों का। अब मायावती जी बहुत ये सब चीजें बड़ा नोट करती हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल सभी नोट करेगा, सभी नोट करते हैं। आप उनका अपमान उस तरह से, और एक वो दलित वोट बैंक बड़ा है मायावती जी के साथ, जो एक एन ब्लॉक वोट है, उसको आप उसकी ताकत को आपको समझना चाहिए। देखिए एक ब्लॉक तो है वोट का जो कहीं नहीं जाता उनके साथ। ठीक, अच्छा, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि मायावती जी नहीं जुड़ रही हैं, खुलकर उन्होंने इनकार कर दिया है, तो निष्कर्ष ये चर्चा का कि यूपी में बीजेपी को फायदा होगा लोकसभा में, और विधानसभा चुनाव में राजस्थान मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है, मतलब बीजेपी को फायदा हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी की इक्वेशन इसके अंदर आप और जोड़ दीजिए। अब मैं जरा स्टेट्स की बात करना चाहता हूँ। हम इंडिया अलायंस की बात कर रहे थे, राजस्थान एमपी की बात आप कीजिए। तो राजस्थान की लाल डायरी जो है ना सर, मायावती चुनाव लड़ रही हैं, मायावती बीएसपी चुनाव लड़ रही है, अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग ये इलेक्शन होता जा रहा है, और ऐसा वैसे नहीं, मतलब ताकत लगा के चुनाव लड़ा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल भी कहने के लिए नहीं, मतलब कोशिश कर रहे हैं। सर, सुनने में आ रहा है। सौरभ जी, 2024 से पहले ये जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये सब कांग्रेस पर दबाव बना रही हैं, और आप ठीक कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा एक्सपेंशन कांग्रेस की ही कीमत पर है, इसलिए वो अब ये बात बहुत तय कर लिया, उनको ये बात समझा दी गई है कि देखिए आप राष्ट्रीय फलक पर आप आ सकते हैं, कांग्रेस को आप रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपको छोटे छोटे राज्यों में जाना चाहिए, बड़े राज्यों में भी आप जाना। मैंने किसी एक बड़े पत्रकार का एक बातचीत सुनी तो इस पर सोशल मीडिया पर, उनका ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल 2024 तो देख ही नहीं रहे, अरविंद केजरीवाल 2029 देख रहे हैं। बिल्कुल, और उनको ये लगता है कि अगर 2024 में कांग्रेस पार्टी तीसरी बार लगातार चुनाव हार गई, तो जनता फिर चौथी बार दांव नहीं लगाएगी इसके, कांग्रेस और उसके बाद स्प्लिट करेगी। एक ही वायबल अल्टरनेटिव दिखाई देगा पूरे देश में लोगों को, बीजेपी का, और वो होंगे अरविंद केजरीवाल। क्या इस असेसमेंट से आप सहमत हैं? नहीं, मुझे लगता है कि ये शायद अगर हम ध्यान से देखें तो अरविंद केजरीवाल ग्रेजुअली उसी तरफ चल रहे हैं। वो बड़ा अगर साफ साफ देखें, ये बीच का घटनाक्रम ये थोड़ा सा अप्रत्याशित है उनके लिए। ये जो बीच में अलायंस वगैरह बनने लगा ना, ये उनकी राजनीति को एक तरह से कहें कि सूट नहीं कर रहा है, एक तरह से उनकी राजनीति के विरुद्ध आ गया, बीच में ऑर्डिनेंस आ गया। हाँ, उस सब वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई, वरना जिस ट्रैक पे वो चल रहे थे वो बड़ा क्लियर कट था। राहुल गांधी असफल नेता, कांग्रेस पार्टी जनता की उम्मीदों को पूरी तरह से डुबाने वाली, सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही, भ्रष्टाचार को स्थापित करने वाली। अब गड़बड़ वहां ये हो गई कि इतने ढेर सारे डेवलपमेंट हो गए, और दिल्ली में शायद वो जिसको कहते हैं ना कि अपनी वो शब्द के लिहाज से कहें तो औकात से ज्यादा जिसको कहते हैं कि कोई कोशिश करना, तो दिल्ली में शायद उन्होंने वही कोशिश की, क्योंकि उनके पास पूर्ण राज्य था नहीं, और वो लगातार भिड़ते गए, वहां तक चले गए जहां भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसमें उनके ऊपर ये आरोप लग गए, जिसमें सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जेल चले गए। अब तो ये आ रहा है कि ईडी का अफसर खरीदा हुआ था, वो भी मिला 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए दिया जा रहा था। तो अब इन सब के बीच में अरविंद की राजनीति के एक तरह से कहेंगे डेंट लगा है, उनको मुश्किल हुई, उनको यू टर्न लेना पड़ा। तो पहले वो यू टर्न अपनी मर्जी से लेते थे, अब इस बार यू टर्न मजबूरी में लिया है।
तो थोड़ी मुश्किल हो गई। गाड़ी आप चला रहे हैं, मान लीजिए आपको पता है कहां से यूटर्न लेना है, तो आप कंट्रोल में रहते हैं, इन ग्रिप रहते हैं। अचानक कोई आगे आपको यूटर्न लेना है तो थोड़ा टायर स्किड होता है, थोड़ा बहुत सी मुश्किलें आती हैं। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति में अभी जो कुछ आपको दिख रहा है ये एबरेशंस हैं, ये नॉर्मल नहीं। नॉर्मल बिहेवियर कब होगा? जब आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव नजदीक आते जाएंगे और ये मुंबई वाली जो बैठक होगी, मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है कि ये बिल्कुल ना हो, कोई ऐसी एक आध बात निकलेगी जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल नया वितंडा खड़ा करेंगे और बाहर आएंगे, क्योंकि उनको बाहर आना है, वो मुश्किल में है, उनकी सारी राजनीति खतरे में है अगर वो इस गठजोड़ के साथ है। एक बार सर उनकी पार्टी की जो मुख्य प्रवक्ता उनका स्टेटमेंट है हमारे पास। अब अरविंद केजरीवाल की एम्बिशन पर हम लोग बात कर रहे हैं, और वो एम्बिशन कितनी रियलिस्टिक है, वास्तविक है, इस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो भी वो उनकी पॉलिटिक्स है कि वो अपने को अलग खड़ा दिखाई देना चाहते हैं। एक बार जरा प्रियंका कक्कड़ की बात सुनिए। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहूंगी अरविंद केजरीवाल जी हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी, और उसका तर्क है कि इतनी कमर तोड़ महंगाई में भी लगातार दिल्ली एक ऐसा राज्य है जो देश की राजधानी है, फिर भी सबसे कम महंगाई है दिल्ली में। फ्री पानी मिलता है 20,000 लीटर प्रति महीना, फ्री अच्छी शिक्षा मिलती है, फ्री बिजली मिलती है, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलती है, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलती है, और इस सबके बाद भी एक मुनाफे का बजट पेश किया जाता है। और अरविंद केजरीवाल जी लगातार जनता के मुद्दे उठाते हैं, लगातार एक चैलेंजर की तरह वो उभरे हैं, देखे जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के आगे। चाहे वो उनकी डिग्री का मामला हो, चाहे वो कोई भी और मामला हो, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत मुखर तौर पर अपनी बात हमेशा रखी है। क्यों कह रहे हैं कि मोदी के सामने कोई आदमी अगर बार बार जो है टक्कर ले रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं, और वो तो विधानसभा का सत्र जब बुलाते हैं तो बुलाते ही इसीलिए हैं, बात सच है। तो अब ये जो अरविंद केजरीवाल की एम्बिशन है, आपको लगता है कि मतलब अभी भाई बहुत दूर की कौड़ी है, अभी से नहीं, या नेता है तो रास्ता वो है, उस रास्ते पर वो चल रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या काम किया, चैलेंजर का जो एक शब्द आपने काम में लिया, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक छोटी सी पार्टी जो दिल्ली एक बहुत छोटा सा स्टेट, फिर पंजाब, उन दो राज्यों में आने के बाद भी एक प्रधानमंत्री के लिए चैलेंजर के तौर पर चर्चा में भी आ जाए। आप उसे चैलेंजर ना माना, क्योंकि 20 सीटें हैं टोटल लोकसभा की, तो चैलेंज क्या होगा। लेकिन वो चैलेंज उनके पास तो एक ही नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन 20 सीटें पूरी आ जाए, हाँ, समझ लीजिए 20 सीटें, तो भी वो बहुमत का 10% भी नहीं है, 272 का भी, 545 की बात ही नहीं कर रहा। लेकिन वो चैलेंजर के तौर पर आ रहे हैं, और उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस को सबसाइड किया है कि आज राहुल गांधी को चैलेंजर नहीं, आप अरविंद केजरीवाल की चर्चा कर रहे हैं। और कांग्रेस के कंधे पर चढ़ के तो उन्होंने सारी पॉलिटिक्स की है, दिल्ली में की, पंजाब में की, गुजरात में की, राजस्थान में की, और राजस्थान में नहीं की लेकिन उत्तराखंड में की, गोवा में की। तो वो लगातार उस स्पेस को हासिल कर रहे हैं। सबसे जल्दी राष्ट्रीय पार्टी बनने का एक बड़ा काम उन्होंने कर दिया, इसलिए आप उनको इस तरह से नहीं कर सकते कि नहीं कुछ नहीं कर रहे, वो एक बड़ा काम कर रहे हैं। और दूसरा क्या किया उन्होंने कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, दो बड़े नेता उनके जेल में, लेकिन आज भी आम आदमी पार्टी को उन्होंने एक ऐसी इमेज बनाई कि आप उसे करप्ट पार्टी के तौर पर प्लेस नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा उन्होंने किया, कांग्रेस की जगह तो ये पब्लिक इसमें थोड़ा पब्लिक परसेप्शन की बात, मतलब ये एक चीज में जोड़ देता हूं, अरविंद केजरीवाल जोड़ देता। अब ये जो दो लोग का जेल जाना, घर का विवाद होना, डेंट हुआ है, कुछ लोगों को लगता है डेंट हुआ है, उस तरह से नहीं हुआ, डेंट हुआ है, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ कि वो एक पूरी करप्ट पार्टी के तौर पर आप देखें। मे बी मुझे लगता है, लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, एक छोटी सी बात और, कि कांग्रेस की स्पेस उन्होंने खाई, लेकिन पॉलिटिक्स उन्होंने बीजेपी की कि आप राष्ट्रवाद करेंगे तो वो दिल्ली में 75 जगह तिरंगा लगाएंगे, आप योगा दिवस मनाएंगे तो वो योगा गुरु आपके घर घर भेज देंगे, आप पूजा करेंगे। एक वक्त तो वो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी नहीं बोलते थे, हाँ, एक वक्त दिल्ली की राजनीति में वो भी था, तो इसलिए वो भी उन्होंने बाद में शुरू किया। इसलिए उन्होंने उस रास्ते पर भी जाने की कोशिश की कि वो वोटर भी जो नाराज ना हो। बस एक लाइन थोड़ा शॉर्ट में आपको बोलना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, पहली बार भ्रष्टाचार का निशाना केजरीवाल पर लगा है। आप सिर्फ सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया क्यों कह रहे हैं? बंगले में करोड़ों का कमोड और पर्दा लगाइएगा, आप ईमानदार नेता रहिएगा, नीली वाली रेनॉल्ड वाली पेन लगा के आप सोचिएगा कि सब कुछ ठीक चलेगा। ऐसे होता नहीं है। जनता पूछ लेती है कि भैया पर्दा किसके लिए लगाया था, कौन सी चीज छिपानी थी। जब करोड़ों का पर्दा है तो अंदर क्या क्या छिपाना है, जनता कहती है कि केजरीवाल जी पर भ्रष्टाचार के आरोप है। देखिए, अरविंद केजरीवाल आए थे राजनीति को बदलने के लिए, लेकिन जैसे होता है ना, नाली में जैसे आकर के आप उसी का हिस्सा बन जाते हैं। राजनीति का जो पनाला था, आप उसे साफ करने के लिए आए थे, कहते हैं अल्टरनेटिव हम एक पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन
आज वो उसी राजनीति के हिस्से हैं। और मैं हर्षवर्धन जी से 100% से हूँ, आप शीश महल खड़ा करते हैं, उसके बाद समय मेरे पास में नहीं, सब ब्रेक लेना पड़ेगा। एक थी तो ये समझना जाहिर इंटरेस्टिंग था कि अरविंद केजरीवाल जब इन सब नेताओं को अपने सामने बैठा देखते होंगे, बहुत बड़ी क्योंकि मेज लगती है वहाँ लाइन्स की, तो कैसे समझते होंगे इन सबको अपने सामने, क्या देखते होंगे? याद करते हैं कितने के चेहरे पे क्रॉस लगाया था। पहले तो इन सब के लिए मैंने क्या क्या बोला, नहीं दूसरा नहीं, मेरा मैं समझ चाहता हूँ वो अपने आप को इनके बराबर मानते हैं, इनके ऊपर मानते हैं, किसी को समझते हैं, नहीं समझते होंगे। नहीं देखिए, बोलने के लिए पब्लिक में अब जो कहें, लेकिन इनकी अंतरात्मा अपने आप में बोलती होगी, उनसे बात करती होगी तो कहती होगी कि अरे हमारा कितना पतन हो गया है, हम किस स्तर पर आ गए हैं। मैं पॉलिटिकल बात कर रहा था कि राजनीतिक तौर पर अपना कद क्या मांगते हैं इस वक्त। कद तो वो मापते ही होंगे कि वो देखो कितनी जल्दी इन सबसे आगे आ गए हैं, इन सबसे आगे बढ़ गए। आप सोचिए ना कि इंडिया के अलायंस में भी वो एक बड़ी ताकत के तौर पे हम चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब क्योंकि सब पार्टियों को देखें, 125 साल पुरानी पार्टी के बराबर बैठकर आप उससे चैलेंज कर, बराबर ही नहीं बैठा है सर, मजबूर किया है, मजबूर किया, 2 बार सौरभ जी, आंदोलन से निकली हुई जितनी पार्टियां होती हैं उनकी आयु बहुत कम होती है जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल को इस बारे में आपको शाबाशी देनी पड़ेगी, एक्सेप्शन निकले, एक्सेप्शन निकले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।